नेशनलिज्म इन यूरोप का पार्ट 2। इसमें पहले हम लोगों ने पेंटिंग के बारे में जो था फ्रेडरिक रूसो ने जो बनाई थी, एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे वो, उसके बारे में हमने पूरा देख लिया है। मॉडर्न स्टेट, नेशन स्टेट क्या होती हैं ये चीज़ें, ये देख ली हैं। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या है और आइडिया ऑफ नेशन ये कैसे डेवलप हुआ, ये हम लोग पूरा इसमें देखेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन जो था ना नेशनलिज्म का, कि भाई नेशनलिज्म क्या होता है, देश की भावना, देशभक्ति की भावना, कि भाई ये हमारा देश है, हम इसके नागरिक हैं, हम सब आपस में जुड़े हुए हैं। ये जो आइडिया आया था ना सबसे पहले नेशनलिज्म का, ये लोगों की समझ में आया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो कि 1789 में हुआ था। याद करने का तरीका देखिए कितना इजी है। 7, 8, 9 आपको पता ही है, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9 आता है, सबसे पहले क्या आता है, 1 आता है। तो 1789, तो 1789 में हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन। आप लोग वही है कि आपको पता है, आपको कैसे पता होगा, बुक में तो लिखते ही रहते हैं। तो फुल फ्लेज टेरिटोरियल स्टेट मतलब पूरी तरीके से एक स्टेट वाला जो है कि ये देश है, वो क्या था पहले जो फ्रांस था वो एक मोनार्की था। मोनार्की का मतलब होता है राजा महाराजा का रूल। तो फ्रांस में पहले क्या था, मोनार्क था, एक राजा था या फिर एक रानी थी। और पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज जो आए वो आए फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद। तो पॉलिटिकल चेंजेस का क्या मतलब है, राजा से क्या हुआ, बोला गया कि भाई राजा की अब इतनी नहीं चलेगी जितनी पहले चलती थी, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, एक संविधान बनेगा। उस संविधान में जो चीज़ें लिखी जाएंगी, जो लॉज, जो कानून बनेंगे, उसके अनुसार ही राजा को चलना पड़ेगा। तो यही था फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सोवर्निटी फ्रॉम द मोनार्क टू द बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स। सोवर्निटी का मतलब होता है जो सबसे ऊपर होता है, जिसके ऊपर कोई ना हो वो सोवरेन होता है। तो पहले सबसे ऊपर कौन था फ्रांस में सबसे ऊपर कौन था, पहले मोनार्क था, राजा रानी सबसे ऊपर हुआ करते थे। मगर जब 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, उसके बाद से ये बोला गया लोगों के द्वारा कि सबसे ऊपर होंगे फ्रांस के नागरिक, फ्रेंच सिटीजन सबसे ऊपर होंगे। तो मोनार्की से कहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया, लोगों के पास पावर ट्रांसफ़र हो गई। रिवॉल्यूशन ने ये कहा कि लोग जो होंगे वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे और कॉन्स्टिट्यूट द नेशन एंड द शेप इट्स डेस्टिनी। और लोग ही नेशन को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे, देश का क्या भाग्य होगा वो सब कुछ कौन तय करेगा, अब लोग देश के तय करेंगे। पहले को सबकी किसकी चलती थी, पहले चलती थी राजा की, और रिवॉल्यूशन के बाद किसकी चलेगी, लोगों की चलेगी। तो देखिए, काफ़ी स्टार्टिंग से ही जो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे काफ़ी सारे मेजर्स, प्रैक्टिसेस, ऐसा सेंस क्रिएट करने के लिए कि भाई लोग कलेक्टिव हैं। एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन में स्टार्टिंग से ही काम हुआ। सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी का मतलब होता है एकता की भावना, ऐसी भावना हमारे मन में आना कि हम लोग इस देश के नागरिक हैं, ये हमारा देश है। तो ये वाली जो भावना लाने की लोगों में कोशिश की जा रही थी स्टार्टिंग से ही। जब से फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, लोगों के मन में ये भावना लाई जाए कि ये हमारा देश है, हमें इस देश के लिए सब कुछ करना है। तो कैसे लाई गई लोगों के अंदर, ला पेट्रे आइडियाज़ कौन कौन से लाए गए, आइडियाज़ ऑफ ला पेट्रे। ला पेट्रे का मतलब होता है फादरलैंड, ये हमारा देश है, बाप का देश। तो मतलब फादरलैंड ना, ला पेट्रे करके आप याद रख सकते हैं। ली सिटियन द सिटीजन, ये आपका देश है, ये आपके पिता का देश है, आप इसके सिटीजन्स हैं, आप इसके नागरिक हैं। और एम्फसाइज किया गया, जोर दिया गया नोशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी। कम्युनिटी होते हैं सारे के सारे लोग, सारा समाज एक है, सबके पास इक्वल राइट्स है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, मतलब संविधान के हिसाब से हर किसी के पास बराबर के हक हैं। फ्रेंच फ्लैग जो कि एक ट्राई कलर था, मतलब 3 रंग का फ्रांस का झंडा बनाया गया, और किसको रिप्लेस करके, रॉयल स्टैंडर्ड, जो फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड था ना, जो मोनार्की का झंडा था, उसको हटा करके फ्रांस का ट्राई कलर तिरंगा फ्रांस का अपनाया गया। एस्टेट जनरल को इलेक्ट किया गया, जो कि बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन थी, जिसको रीनेम कर दिया गया नेशनल असेंबली। देखिए ये क्या है, एस्टेट जनरल थी ना, वो थी लोगों ने
देखिए 3 स्टेट हुआ करती थी। होपफुली आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा है कि 3 स्टेट्स होती थी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड और थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट जो थी उसमें पीजेंट्स थे, बिजनेसमैन थे, लोकल मतलब मिडिल क्लास, लोअर क्लास लोग थे, और फर्स्ट और सेकंड स्टेट में अमीर लोग हुआ करते थे, एरिस्टोक्रेसी एंड नोबेल्स। तो देखिए क्या था, स्टेट जनरल जो बनाई गई वो एक्टिव सिटीजन्स की बॉडी थी, मतलब जिनके पास वोट करने का हक था वो थे एक्टिव सिटीजन्स। और जो स्टेट जनरल थी उसको नाम दे दिया गया नेशनल असेंबली, पूरे देश का संविधान बनाने की एक सभा, उसको नेशनल असेंबली का नाम दे दिया गया। और क्या क्या चीज़ें हुई देश में, आइडेंटिटी, देश में कलेक्टिव आइडेंटिटी, एकता की भावना लाने के लिए नए हिम्स क्रिएट किए गए। हिम्स होते हैं गाने। ओथ ली गई, प्रतिज्ञाएं ली गई। मार्टियर्स को कोमेमोरेट किया गया। मार्टियर्स होते हैं जो शहीद हो जाते हैं, शहीदों को नाम याद किया गया, ऑल इन द नेम ऑफ नेशन। और सब कुछ क्या हुआ, सब कुछ देश के नाम पर हुआ। एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लाया गया और इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन। एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मतलब देश का जो भी कामकाज चलेगा वो एक ही तरीके से चलेगा, और यूनिफॉर्म लॉज, सबके लिए बराबर कानून लाए जाएंगे, सारे के सारे सिटीजन्स के लिए, नागरिकों के लिए पुट इन प्लेस लाया गया, यूनिफॉर्म लॉज लाए गए। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़, देखिए कस्टम ड्यूटीज़ होता है टैक्स। जैसे कि सपोज करिए ये फ्रांस है, फ्रांस में बहुत सारे प्रोविंसेस हैं या फिर स्टेट्स हैं या इलाके हैं। ये 1 2 3 करके मैं आपको बता के दिखाती हूँ, ठीक है। तो फ्रांस का देखिए ये वाला जो इलाका है, यहाँ से अगर कोई व्यापारी इसमें जाएगा तो यहाँ पर उसे टैक्स देना पड़ेगा, फिर यहाँ से वो और आगे जाएगा यहाँ पर तो यहाँ पर भी टैक्स देना पड़ेगा। तो बहुत सारे टैक्स देने पड़ते थे। तो जो इंटरनल कस्टम ड्यूटी थी ना, जो देश के अंदर अंदर टैक्स देने पड़ते थे और ड्यूज़ वगैरह जो दिया करते थे, उनको एबॉलिश कर दिया। एबॉलिश करने का मतलब होता है ख़त्म कर दिया। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर अडॉप्ट किया। वेट्स एंड मेजर्स होते हैं जो तोलने का जो सामान होता है ना, वेट्स और मेजर को यूनिफॉर्मली सारे देश में एक जैसा, 1 किलो जितना है वो पूरे देश में 1 ही किलो होगा। पहले अलग अलग होता था, 1 किलो किसी का कम तो किसी का ज़्यादा, पूरा देश में एक ही तरीके का चलेगा, ये भी इंट्रोड्यूस किया गया। रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड एंड फ्रेंच एज इट वॉज स्पोकन and written in Paris become common language of nation। तो जो क्या था, रीजनल डायलेक्ट्स थे, मतलब जो बोलियां थी देश में, होती है ना कि एक तो भाषा होती है और होती हैं बोलियां। बोलियां जैसे कि हिंदी है, हिंदी तो एक भाषा है, हिंदी की बड़ी सारी बोलियां हैं जैसे कि मैथिली, बिहारी, हरियाणवी है ना, और कश्मीरी, और बहुत सारे अलग अलग एरियाज़ की अलग अलग बोलियां हो जाती हैं। तो इन्होंने कहा कि नहीं भाई ये नहीं चलेगा, एक ही तरीके की भाषा पूरे देश में बोली जाएगी, जैसी भाषा फ्रांस के पेरिस में बोली जाती है। तो ये सारे के सारे चेंजेस लाए गए। और क्या किया गया, रिवॉल्यूशनरीज को फर्दर डिक्लेयर दैट मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ फ्रेंच नेशन इज़ टू लिबरेट पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म, इन अदर वर्ड्स हेल्प द पीपल ऑफ यूरोप टू बिकम नेशंस। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई फ्रांस में तो आ गया, देश के लोगों की चलेगी, राजा की नहीं चलेगी, अब हम पूरे यूरोप में लेकर के आएंगे। पूरे यूरोप को हम क्या बनाएंगे, हम मोनार्की से नेशन स्टेट बनाएंगे, कि मतलब लोगों की चलेगी उसमें। तो ये देखिए ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, व्हाट आर द आइडियाज़ ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड व्हाट इज़ द आइडिया ऑफ नेशन। और किस तरीके से कलेक्टिव आइडेंटिटी एस्टैब्लिश हुई फ्रांस के लोगों के बीच में। तो आप लोग बोल सकते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो एक आइडेंटिटी स्टार्ट हुई, कलेक्टिव आइडेंटिटी जो फ्रांस के लोगों में आई, वो कैसे आई। तो देखिए ला पेट्रे, आइडियाज़ ऑफ ला पेट्रे, आइडियाज़ ऑफ ली सिटियन मतलब सिटीजनशिप के आइडियाज़, और आइडियाज़ ऑफ इक्वल राइट्स। न्यू फ्रेंच ट्राई कलर वॉज अडॉप्टेड, ये 4th पॉइंट हो गया। नेशनल असेंबली जो स्टेट जनरल वॉज रीनेम्ड एज नेशनल असेंबली। पॉपुलर हिम्स वर कंपोज्ड, मार्टियर्स वर कोमेमोरेटेड, ठीक है। और सब कुछ क्या किया गया, नेशन के नाम पे किया गया। तो ये वाले 6 पॉइंट्स आपको याद कर लेने हैं कि फ्रेंच की यूनिटी कैसे एस्टैब्लिश हुई। फिर आगे हैं सेंट्रलाइज सिस्टम स्टार्ट हुआ, यूनिफॉर्म लॉज आए, सेंट्रलाइज सिस्टम स्टार्ट हुआ, यूनिफॉर्म लॉज आए, कस्टम ड्यूटीज़ हटाई गई। फ्रांस को जो रीजनल डायलेक्ट्स थी उनको डिस्करेज किया, डायलेक्ट्स होती हैं बोलियाँ, उनको डिस्करेज किया गया, और कॉमन लैंग्वेज जो पेरिस में चलती थी वही पूरे देश में अडॉप्ट की गई। और इसका
आगे कॉन्सिक्वेंस क्या निकला कि इन्होंने डिक्लेयर किया जो फ्रांस का नेशन स्टेट है लिबरेट, मतलब लोगों को आज़ादी देना, लोगों को हक दिलाना, वो फ्रांस अब पूरे के पूरे यूरोप के लोगों को आज़ादी दिलाएगा डेस्पोटिक रूल से। जो उनके साथ डेस्पोटिक रूल होता है अपनी मनमर्जी चलाते रहना, जैसे राजा महाराजा चलाया करते थे, उससे हटा करके लोगों का राज आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको इतने सारे पॉइंट्स बता दिए हैं, इसमें से 5-6 पॉइंट्स भी आप अच्छे से याद कर लेंगे ना तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे क्वेश्चंस में। क्वेश्चन आएगा कि हाउ द कलेक्टिव आइडेंटिटी ऑफ सिटीजन्स एस्टैब्लिश्ड इन फ्रांस। फ्रांस के लोगों में कलेक्टिव आइडेंटिटी कैसे आई, कि मतलब हम इस देश के लोग हैं, ये वाली भावना कैसे आई। तो ये हम लोगों ने देख लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करिएगा इसको। तो देखिए आगे आता है कि ये जो न्यूज़ थी ना इवेंट्स की कि फ्रांस में ये सब कुछ हुआ है, रिवॉल्यूशन आया है, ये पूरे के पूरे यूरोप में फैल गई। वहाँ के उन देशों के जो स्टूडेंट्स थे और एजुकेटेड मिडिल क्लास थी, उन्होंने जैकोबियन क्लब्स एस्टैब्लिश करना शुरू कर दिया। तो देखिए जैकोबियन क्लब्स थे, उन क्लब्स में जो मिडिल क्लास थे, एजुकेटेड लोग थे, वो आकर के डिस्कस करते थे कि भाई देश में चल क्या रहा है, देश में जो चल रहा है वो क्यों चल रहा है, देश में मोनार्की हटनी चाहिए, देश में डेमोक्रेसी की कोई फॉर्म आना चाहिए, लोगों की सुननी चाहिए। इस तरीके की बातें अब सारे देशों में होने लगी और बहुत सारे कैंपेन्स हुए। एक्टिविस्ट जो होते हैं ना कि राइट्स मिले, लोगों को हक मिले, इस तरीके के कैंपेन्स चलने लगे। फ्रेंच की जो आर्मी थी ना, फ्रेंच आर्मीज़ मूव कर गई, मतलब दूसरे देशों में भी हम लिबरेशन लाएंगे। कहाँ कहाँ मूव करी? हॉलैंड में, बेल्जियम में, स्विट्ज़रलैंड में और इटली में। 1790s तक ना फ्रांस की आर्मीज़ इन देशों में, हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड और इटली में चली गई और वहाँ पे जा कर के मतलब लोगों का साथ देने लगी मोनार्की को हटाने के लिए। और रिवॉल्यूशनरी वॉर्स जो हैं स्टार्ट हो गई पूरे के पूरे यूरोप में और नेशनलिज्म का आइडिया अब्रॉड चला गया, विदेशों में भी पहुँच गया। तो देखिए यूरोप का मैप है, तो देखिए इसमें ये रहा फ्रांस के ऊपर स्विट्ज़रलैंड ये रहा, फिर यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रियन एम्पायर हो गया, फिर नेदरलैंड्स हो गया, ये इंग्लैंड है, स्पेन। तो सारे के सारे चारों दिशाओं में फ्रांस की आर्मीज़ चली गई और वहाँ पे जा कर के लोग मोनार्कीज़ को हटाने के लिए लोगों का साथ देने लगी। अब वाइड स्प्रेड हो गया, ठीक है, विद इन द वाइड स्वाथ ऑफ टेरिटरी दैट केम अंडर नेपोलियन सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मैनी रिफॉर्म्स दैट ही हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस। अब देखिए आर्मी का जनरल कौन था? नेपोलियन था। नेपोलियन की जैसे नेपोलियन बाकी सारे देशों में जाता गया, अटैक करता गया, उन देशों को जीतता गया। तो जो लॉज फ्रांस में लेकर के आए गए थे वही वो दूसरे देशों में भी एस्टैब्लिश करने लगा। नेपोलियन ने डेमोक्रेसी को, जिस तरीके से फ्रांस में डेमोक्रेसी आई थी उस तरीके से बाकी दूसरे देशों में भी लाने की कोशिश की, मगर नेपोलियन ने ना डेमोक्रेसी का आइडिया जो कि फ्रांस में था वो एक तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अत्याचार वो भी कर रहा था। मगर एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में उसने काफ़ी अच्छे काम भी किए, रिवॉल्यूशनरी प्रिंसिपल लाए, जैसे कि क्या? सिविल कोड ऑफ 1804 ऑल्सो नोन एज नेपोलियनिक कोड, वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे 1 नंबर में पूछा जा सकता है व्हाट इज़ नेपोलियनिक कोड, what is the other name of Napoleonic Code? Other name of Napoleonic Code is Civil Code of 1804. और what are the features of Napoleonic Code? Napoleonic Code के features क्या क्या थे ये भी आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, इस साल भी आने के बहुत चांसेस हैं। तो नेपोलियनिक कोड क्या था? नेपोलियनिक कोड ने क्या किया? इट डिड अवे विद ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। पहला पॉइंट नेपोलियनिक कोड का, इसने प्रिविलेजेस होते हैं जो वो दे दिए जाते हैं ना, बेनिफिट्स दे दिए जाते हैं पैदा होने के बेसिस पे, मतलब आप इस घर में पैदा हुए हैं, इस घर में आपका बर्थ हुआ है, इसलिए आपको राइट्स दिए गए हैं। आप राजा के घर में पैदा हुए हैं तो राजा बनेगा उनका बेटा, है ना। तो यही होते हैं प्रिविलेजेस। जो भी बर्थ के बेसिस पे प्रिविलेजेस थे वो सारे के सारे नेपोलियन ने हटा दिए। एस्टैब्लिश इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने, कानून के सामने सब बराबर होंगे, ये भी इक्वालिटी एस्टैब्लिश की नेपोलियन ने। सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी, लोगों के पास प्रॉपर्टी का हक होगा, ये भी नेपोलियन ने कहा। 3 पॉइंट्स क्या क्या हुए? डिड अवे ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, एस्टैब्लिश इक्वालिटी बिफोर लॉ और सिक्योर्ड राइट टू प्रॉपर्टी। ये 3 पॉइंट्स हैं नेपोलियनिक कोड के या फिर सिविल कोड ऑफ 1804 के। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद करना है।
अब ये कोड जो है एक्सपोर्ट कर दिया गया, भेज दिया गया काफ़ी सारे रीजन्स जो कि फ्रांस के कंट्रोल में थे, जैसे कि डच रिपब्लिक फ्रांस के कंट्रोल में थी, स्विट्ज़रलैंड, इटली, जर्मनी। नेपोलियन ने ये सारे के सारे कोड वहाँ पर भेज दिए। और क्या क्या किया, और भी बड़े सारे काम किए। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न को सिंप्लीफाई कर दिया, एबॉलिश कर दिया फ्यूडल सिस्टम को, पीजेंट्स को फ्री कर दिया सर्फडम से और मैनोरियल ड्यूज से। अब इन सब का मतलब क्या होता है? नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न को सिंप्लीफाई कर दिया। जर्मनी ना बहुत सारे पार्ट्स में बटा हुआ था, छोटे छोटे इतने ही सारे पार्ट्स में बटा हुआ था जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। उसने क्या किया, जर्मनी को यूनिफाई कर दिया और लगभग इतने सारे की बजाय 29-30 स्टेट्स उसने बना दिए। फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश कर दिया। मतलब फ्यूडल सिस्टम का मतलब आप ज़मींदारी टाइप का समझ सकते हैं कि एक इंसान के पास बड़ी सारी ज़मीनें होंगी और उसके ज़मीन पर पीजेंट्स काम करेंगे। ये होता था फ्यूडल सिस्टम, हटा दिया। पीजेंट को फ्री कर दिया सर्फडम से। सर्फडम एक सिस्टम होता था जिसके अंदर लोगों को काम करना पड़ता था, मतलब बहुत ही ज़्यादा काम करवाया जाता था पीजेंट से और बहुत ही कम उनको पैसे दिए जाते थे और या फिर से अनाज ही दे दिया जाता था। मैनोरियल ड्यूज़, जो मैनोरियल ड्यूज़ होते थे कि भाई तुमने इतना काम नहीं किया, इसके पैसे तुम्हें कम मिलेंगे, ड्यू रह गया, ये वाली चीज़ें सब हटा दी नेपोलियन ने। टाउन्स में जो गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस थी उनको रिमूव कर दिया, मतलब यही एक पर्सन व्यापार कर सकता है, कोई और व्यापार नहीं करेगा, ये सारा सिस्टम भी नेपोलियन ने हटा दिया। इम्प्रूव क्या क्या किया, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन उसने इम्प्रूव किया। तो पीजेंट, आर्टिसन, वर्कर, न्यू बिजनेसमैन, ये सारे के सारे जो लोग थे ना, उनको अच्छी लगी ये जो नई सी फ्रीडम उनको मिली थी नेपोलियन के राज में। बिजनेसमैन, स्मॉल स्केल गुड्स के प्रोड्यूसर्स, पर्टिकुलरली उन लोगों ने जो यूनिफॉर्म लॉज थे, स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर्स थे, कॉमन नेशनल करेंसी थी। इससे क्या हुआ, जो गुड्स का मूवमेंट ना, सामान का मूवमेंट एक रीजन से दूसरे रीजन में ना बड़ा ही आसान हो गया। तो क्या हुआ था, देखिए नेपोलियन ने क्या किया, वेट्स एंड मेजर्स हम लोगों ने पहले भी देखा था। ये पूरे देश में 1 किलो का मतलब 1 किलो, ना ही 900 ग्राम ना ही 1100 ग्राम, 1 किलो का मतलब 1 किलो, ये कॉमन कर दिया। एक ही देश में कई सारी करेंसी चलती थी, सपोज करिए इंडिया में रुपए के अलावा और पता नहीं क्या क्या चले, तो क्या लेन देन करना कितना मुश्किल हो जाएगा। तो इन्होंने कहा कि एक ही करेंसी, एक ही तरीके के पैसे चलेंगे और मूवमेंट जो है गुड्स की, सामान आसानी से इधर उधर जा पाए, सड़कें बनवाई, कम्युनिकेशन अच्छा किया, तो बहुत कुछ अच्छा किया नेपोलियन ने बिजनेस वाले लोगों के लिए। मगर अच्छी चीज़ें हुई तो बुरी भी हुई। रिएक्शंस मिक्स था, जो फ्रांस जो जा रहा था ना दूसरे देशों में, उसका रिएक्शन मिक्स था काफ़ी ज़्यादा। देखिए हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड में जैसे कि ब्रुसेल्स, मेन्स, मिलान, वार्सो, इसमें फ्रांस की आर्मी इसको वेलकम किया कि भाई अच्छा होगा आप लोग आ गए। और हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी, हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी का मतलब है ये लोग आज़ादी लाएंगे, ये लोगों को राइट्स दिलाएंगे, तो वो होते हैं हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी। तो काफ़ी सारी जगह इनको वेलकम किया गया, ये नेपोलियन की या फिर फ्रांस की आर्मी को। ब्रुसेल्स में, मेन्स, मिलान, वार्सो, ये सारी की सारी ना सिटीज़ हैं, सिटीज़ के नाम हैं ये सारे, तो इनमें वेलकम किया गया। मगर जो इनिशियल एंथुसियाज़म था ना, वो हॉस्टिलिटी में कन्वर्ट हो गया बहुत जल्दी। एंथुसियाज़म जो मतलब उत्सुकता थी कि वाओ ये आएंगे, फ्रांस जैसे चेंजेस होंगे, बड़ा अच्छा लगेगा, बट धीरे धीरे जो नए एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट थे ना, ये पॉलिटिकल फ्रीडम के साथ नहीं चले। एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट मतलब बिजनेस ईजी हो गया, ये सब तो ठीक था, मगर लोगों को आज़ादी नहीं मिली, पॉलिटिकली लोग आज़ाद नहीं हो पाए। क्या हुआ दिक्कतें, टैक्स बढ़ गया, सेंसरशिप बढ़ गई, कॉन्स्पिरेशन फोर्सफुली हो गया फ्रांस की आर्मी में, है ना, तो ये दिक्कतें हुई। तो क्या होता है इनका मतलब, टैक्स बढ़ गया, कर ज़्यादा देना पड़ेगा। सेंसरशिप का मतलब होता है प्रेस जो है अगर कुछ भी छापेगी तो गवर्नमेंट को पहले दिखाएगी, गवर्नमेंट को अच्छा नहीं लगा तो प्रेस उस चीज़ को नहीं छाप सकती, ये होता है सेंसरशिप। फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन इनटू फ्रेंच आर्मीज़, इसका क्या मतलब होता है, फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन का मतलब होता है कि हर आदमी को आर्मी में सर्व करना ही पड़ेगा, उसको आर्मी का सोल्जर बनना ही पड़ेगा, चाहे वो चाहे या ना चाहे। तो यही होता है फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन, आर्मी में आपको भाग लेना ही पड़ेगा। तो इसकी वजह से फ्रांस को तो लोग मिल गए लड़ने के लिए, मगर जिस देश के लोग उसमें ज़बरदस्ती लिया गया आर्मी में, उन लोगों को तो पसंद नहीं आया। तो एडवांटेजेस तो जो थे ना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की, कि कुछ अच्छी चीज़ें करी, पॉलिटिकल कंट्रोल जो किया उससे भैया लोगों को दिक्कतें हो गई। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि फ्रांस ने क्या क्या किया, क्या क्या देशों में हुआ नेपोलियनिक कोड और किस तरीके से यूनिटी आई फ्रांस में।